हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। जो भी लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको स्टोरी समझ में आ सके। आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वीइंग को होश आ जाता है। वांग जी की मदद से वेंचिंग वीइंग को होश में ले आई थी और उसको सब कुछ याद आ गया था, लेकिन उसको ना जो भी बीच में हुआ, इन 16 सालों के बीच में जो भी हुआ कि वो पहले 1 साल पहले भी होश में आया था, वो सारी मेमोरी वो भूल चुका था। उसको वही दिन याद था जिस दिन वो खाई में से पहाड़ी पर से ना गिरा था खाई में। उसको बस वही दिन याद था। वो अपने बच्चों को देखता है, बहुत खुश होता है वीजिंग अपने बच्चों को देख कर के। लेन आयुएन और लेन सिजवी को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो वांग जी के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। इसके बाद हमें 2 दिन स्किप होके दिखाया जाता है। 2 दिन स्किप होके हमें दिखाया जाता है कि आज तीसरे दिन वो लोग लेन क्लैन जाने वाले हैं वापस। आयुएन और सिजवी बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन उनको पता है कि वीजिंग को अभी तक वीजिंग बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है और उसको सफ़र करने में प्रॉब्लम आएगी। वीजिंग ने 2 दिन में कुछ भी नहीं खाया। वो जो भी कुछ खा रहा है उसको अच्छा नहीं लग रहा है या फिर वो वोमिट कर दे रहा है। उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, वो वीक होता जा रहा है। हर दिन वो वीक होता जा रहा है। इस वजह से वेंचिंग उसका इलाज करना चाहती है और लेन क्लैन में बहुत अच्छे हीलर्स रहते हैं। इस दुनिया के ना मतलब कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा अच्छे हीलर्स लेन क्लैन में मिलते हैं। इस वजह से लेन क्लैन उसको अपने साथ लेकर जा रहे हैं वीजिंग को लेन क्लैन। बाउसेसैन नहीं चाहती हैं कि वीजिंग उनके पास से जाए। इस वजह से बाउसेसैन बहुत ज़्यादा दुखी हैं। वो रो रही थी अकेले कमरे में बैठ के ना, वो रो रही थी। लेन क्लैन ने उनसे कहा भी कि आप साथ में चलिए, अगर आप चाहती हैं तो आप हमारे साथ रह सकती हैं, आपको चलना चाहिए हमारे साथ। लेकिन बाउसेसैन मना कर देती हैं लेन क्लैन से और कहती हैं कि नहीं, मुझे वहाँ पर नहीं जाना है, मैं इसी घर में रहूँगी। इस घर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे मैं और कैंग से और वी चांद से हम लोग यहाँ पर रहा करते थे। वो लोग एक दिन वी चांद से के घर गए हुए थे, उसके बाद वो मुझे कभी मिले ही नहीं। मैंने उनकी डेड बॉडी तक नहीं देखी। इस बात को कहने के बाद बाउसेसैन बहुत ज़्यादा रोई थी और उनको ऐसे रोते देखकर लेन क्लैन उनको रोता हुआ ही छोड़ आए थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि रोने से दर्द कम हो जाता है और ऐसे में अकेला रहना ज़्यादा अच्छा होता है। थोड़ी देर बाद लेन क्लैन वेंचिंग को भेजते हैं बाउसेसैन के पास और कहते हैं कि उनसे जाकर कहो कि हम जाने वाले हैं, हम निकलने वाले हैं। तब वेंचिंग अपना सिर हाँ में नोट करती है, वो बाउसेसैन के पास जाती है। बाउसेसैन के दरवाजे पर, रूम के बाहर दरवाजे पर वो नॉक करती है वेंचिंग, और नॉक करके कहती है कि गुरुजी क्या आप अंदर हैं। तब बाउसेसैन अपना रोना बंद करती हैं, अपनी आवाज़ को ठीक करती हैं और कहती हैं कि हाँ मैं अभी आ रही हूँ। वेंचिंग समझ जाती है कि बाउसेसैन समझ गई होंगी कि मैं उन्हें किस लिए बुला रही हूँ। वो वापस आ जाती है लेन क्लैन के पास। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। बाउसेसैन आती हैं और वो कहती है कि क्लैन याद रहे, वीजिंग को बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए लेन क्लैन में। अगर उसे जरा सी भी तकलीफ़ हुई तो मैं उसे वापस से यहाँ ले आऊँगी। तब वीजिंग उनको बो डाउन करता है और कहता है कि आप चिंता मत कीजिए गुरुजी, मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी वहाँ पर, और वो मैं ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा। वांग जी है ना वहाँ पे, वांग जी मेरा बहुत ध्यान रखता, बहुत ख्याल रखता, वो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करता है, वो मेरा ना पूरा पूरा ध्यान रखता है। इस बात को कहते टाइम वीजिंग बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था, बहुत ज़्यादा हैप्पी था, वो खुश था। उसको ऐसे ही खुश देख के ना वीजिंग को सब लोग ना बहुत ज़्यादा खुश थे अंदर ही अंदर। तभी जियांग चेंग कहता तुम इतने बीमारी में भी खुश कैसे हो सकते हो। जियांग चेंग की इस बात को सुनकर वीजिंग कहता है क्योंकि मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ, इस वजह से। तुम्हें जेलिसी हो रही है क्या जियांग चेंग? कहीं मेरे पहुँचने के बाद तुम पर सब लोग कम ध्यान देंगे इस वजह से? जियांग चेंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, अब चलो ज़्यादा ड्रामा मत करो, घर चलो। इसके बाद ये सब लोग घर आ जाते हैं। हमें 4-5 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। नी मिंजू भी इन लोगों के साथ ही आए थे, वो कहीं नहीं गए, वो वहीं पे रह रहे थे।
नी मंजू ना वहीं पे रह रहे थे, वो ना कहीं नहीं जाते हैं। इसके बाद ये सब लोग लैंड क्लैन आ जाते हैं। लैंड क्लैन में आके वीइंग को तुरंत हीलर्स को दिखाया जाता है। हीलर्स को कुछ भी समझ में नहीं आया था, उनको कुछ भी ना समझ में नहीं आ रहा था कि वीइंग को क्या हुआ है क्या नहीं। बस उनको वो कमज़ोर होता जा रहा है ये उनको पता लगा था, और उसकी गोल्डन कोर की वजह से। बस उन्होंने भी वही बात बताई जो वेंचिंग ने बताई थी, लेकिन वो ये नहीं जान पाए कि वीइंग को उस yin लोहे के टुकड़े की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन स्किप करके दिखाया जाता है। ये सब लोग बैठे हुए थे, वीइंग अपने रूम में आराम कर रहा था, वीइंग नहीं था। ये सब हॉल में बैठे हुए थे। हॉल में बैठ के सब लोग यही सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए, क्या करें, वीइंग को कैसे ठीक करें, उसके अंदर से उस yin लोहे के टुकड़े को कैसे बाहर निकालें। तभी वहाँ पर जो एल्डर थे लेन ई, वो कहते हैं कि मुझे पता है शायद कि कैसे उस yin लोहे के टुकड़े को उसके अंदर से बाहर निकालना है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा खतरा होगा। उसकी ऐसी बात को सुनकर ना, उन एल्डर की इस बात को सुनकर वांग जी कहता है कि आप मुझे बताइए क्या करना होगा और कैसे निकलेगी, मुझे जानना है, मैं चाहता हूँ उसे, मैं ठीक करना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, मैं हर वो काम करूँगा जो आप कहोगे। तब वांग जी की इस बात को सुनकर लैंड कुरैन कहते हैं कि नहीं, उस तरीके से अगर हमने वीइंग के अंदर से उस yin लोहे के टुकड़े को बाहर निकाला तो वीइंग की जान खतरे में हो सकती है, वीइंग को कुछ भी हो सकता है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन वांग जी कहता है कि कोई और तरीका अभी हमारे पास नहीं है अंकल, मुझे वीइंग सही सलामत चाहिए। तभी वेंचिंग कहती है कि हाँ, मुझे लगता है लैंड कुरैन कुल प्रमुख, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने उस टुकड़े को जल्दी से जल्दी बाहर नहीं निकाला तो वीइंग की जान वैसे भी चली जाएगी। क्यों ना हम कोशिश करें, क्या पता वीइंग बच जाए। ऐसा कहकर वेंचिंग शांत हो जाती है, चुप हो जाती है। इसके बाद जियांग फेंगमियांग कहते हैं कि हमें कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा, हम उससे कह नहीं सकते, उसके पास अभी इतनी ताकत नहीं है, वो दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा है, वो खुद से उस yin लोहे के टुकड़े को नहीं निकाल सकता है अपने अंदर से। तब लैंड कुरैन अपना हाँ में सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तो फिर इस काम को मैं करूँगा, कोई और नहीं। तभी वांग जी कहता है लेकिन अंकल, मैं करना चाहता हूँ, आप बूढ़े होते जा रहे हो। इस बात को सुनकर वांग जी की बात पूरी नहीं हुई थी। जैसे ही वांग जी कहता है ना आप बूढ़े होते जा रहे हो, तभी लैंड कुरैन उसको घूर के देखते हैं और वांग जी एकदम चुप हो जाता है। और लैंड कुरैन कहते हैं मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ अभी, हाँ मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं इस काम को कर लूँगा। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन शिफ्ट होके दिखाया जाता है आयुएन और सिजवी। ये दोनों वेंचिंग के पास आए थे और वो पूछते हैं कि वेंचिंग आंट वेंचिंग, आपने क्या सोचा है, आप मम्मा के अंदर से उस yin लोहे को कैसे निकालेंगी, आप हमें बताइए ना, प्लीज़ हमें बताइए। तब वेंचिंग कहती है कि मुझे नहीं पता, इस काम को तुम्हारे दागा करने वाले हैं, ना कि मैं। इतना सुनने के बाद आयुएन और सिजवी वहाँ पर 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकते हैं, 1 सेकंड के लिए भी, और वहाँ से चले जाते हैं। वो सीधा वहाँ से ना अपने दागा के पास आ गए थे। वो दागा के पास आकर कहते हैं दागा, क्या आप हमारी मम्मा को ठीक करने वाले हो। तब लैंड कुरैन कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी मम्मा को ठीक करने वाला हूँ और मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए इस काम को करने में। तब आयुएन और सिजवी दोनों अपना हाँ में सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, आप बताइए हमें क्या करना होगा, ये बताइए आप। तब लैंड कुरैन कहते हैं कि ठीक है, मैं उसे कुछ दिन बाद ठीक कर दूंगा और जब मैं कहूँ तब तुम मेरे पास आ जाना, ठीक है, अभी तुम दोनों जाओ यहाँ से। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होके दिखाया जाता है आयुएन और सिजवी एक जगह बैठे हुए थे, एक बहुत बड़े से पेड़ के नीचे ना बैठे हुए थे, और आयुएन ना ऐसे इधर से उधर ना घूम रहा था। वो सोच रहा था कि दागा ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे मम्मा ठीक हो जाएंगी, और सिजवी ना बैठकर सोच रहा था कि दागा ऐसा क्या करने वाले हैं। तभी वहाँ पर जिंगी आ जाता है और आके
आयुएन से कहता है, तुम ऐसे घूम क्यों रहे हो, तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतना ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहे हो इतने 2 दिन से। जिंगी की इन बातों को सुन के ना आयुएन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर आए ही क्यों हो, जाओ यहाँ से। तभी सेजवी कहता है, आयुएन ऐसे नहीं बोलते हैं, तुम्हें गुस्सा किस बात पे आ गया। जिंगी प्लीज उसे गुस्सा मत दिलाओ, हम लोग अभी कुछ सोच रहे हैं। तभी जिंगी सेजवी के पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे बताओ ना, तुम क्या सोच रहे हो, प्लीज़ मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं, मुझे बताओ। तब सेजवी कहता है कि वो हमारी मम्मा बीमार हैं और दागा उनको ठीक करेंगे, उन्हें हमारी हेल्प चाहिए, लेकिन हम कैसे हेल्प करेंगे, हम क्या करेंगे। दागा ने हमें कुछ भी नहीं बताया, दागा हमारी मम्मा को कैसे ठीक करेंगे ये भी नहीं बताया दागा ने हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है इसी बात की। तब जिंगी कहता है कि कोई बात नहीं ना, चलो ना मैं बताता हूँ कैसे होगा ये सब कुछ, हमें ना उनकी ना छुपकर बातें सुननी चाहिए। तभी सेजवी कहता है कि नहीं ये फॉरबिडन है, लेकिन आयुएन तुरंत तैयार हो जाता है। वो कहता है कि हाँ हमें ना छुपकर उनकी बातें सुननी चाहिए कि वो कैसे ठीक करने वाले हैं हमारी मम्मा को, हमें पता चल जाएगा कि वो कैसे ठीक करेंगे हमारी मम्मा को। ये तीनों ना इन बातों को कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और वो आकर के कहता है कि राजकुमार लेन, राजकुमार जियान, आप लोगों को वीइंग ने और कुल प्रमुख लेन वांगजी ने बुलाया है। उस सर्वेंट की ऐसी बात सुन के वो तीनों तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो अपने रूम में पहुँचते हैं जिंगसी में, अपनी मम्मा और बाबा के पास, तो वो देखते हैं कि वहाँ पर जियांग चेंग, लेंसी चैन, जियांग फैनमियांग, मैडम यू ये भी वहाँ पर हैं और लेन कुरैन भी हैं। वो जैसे ही रूम में पहुँचे तभी लेन कुरैन बोलते, तुम लोग इतनी लेट क्यों आए हो, क्या तुम लोगों के पैरों में मेहंदी लगी हुई है, कुछ हो गया है, चोट फोट लग गई है जो इतनी देर लगी तुम्हें यहाँ आने में। तभी आयुएन और सेजवी कहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए दागा। जिंगी कहता है, हम इतनी दूर थे, हमें आने में टाइम लग गया, आप इतना भड़क क्यों रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो आप सेजवी के साथ। तब सेजवी उसके हाथ को दबाता है और बोलने के लिए मना करता है। तभी लेन कुरैन चुप हो जाते हैं, वो फिर कुछ कहते नहीं हैं और कहते हैं कि चलो आओ हमारे साथ बैठकर चाय पियो। इतना कहने के बाद वो तीनों भी उनके पास चले गए थे। जिस टेबल पे वो सब लोग ना चाय पी रहे थे ना, वहाँ पे ना ये तीनों भी चले गए और जाके चाय पीने लगते हैं। तभी वेंचिंग आती है वहाँ पर और कहती है कि बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया है कुल प्रमुख। तब वांगजी कहता है कि अंकल चाहते हैं कि तुम वीइंग का ट्रीटमेंट करो, उसको इतना मतलब उसकी बॉडी अभी बहुत ज़्यादा वीक है, उसको ऐसी कोई मेडिसिन दो जिससे कि उसकी बॉडी रिकवर करे, उसके बाद अंकल उसे ठीक कर देंगे। इतनी बात सुनकर वेंचिंग कहती है कि आप, मेरी एक रिक्वेस्ट है कुल प्रमुख, क्या आप मुझसे साइड में आके बात कर सकते हैं। तब वांगजी इस बात को नोट करता है और कहता है कि ठीक है। इसके बाद वेंचिंग वांगजी को लेके रूम से बाहर चली जाती है और कहती है कि आपको उसके साथ इंटीमेट होना पड़ेगा, वो फिजिकली और मेंटली दोनों साइड से वीक है और इंटीमेट होते टाइम आपको उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देनी होगी, उससे वो जल्दी रिकवर करेगा। वीइंग इस बात से जल्दी रिकवर करेगा। उसको बीच का कुछ भी याद नहीं है क्या हुआ था क्या नहीं, लेकिन उसको आपके साथ उसका जो टाइम बीतता है, आप जो भी टाइम उसके साथ स्पेंड करते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। यहाँ से हमें सीन शिफ्ट होके नाइट का दिखाया जाता है। वीइंग स्माइल कर रहा था, वो अंदर से वीक है, फिजिकली भी और मेंटली भी वो वीक है, लेकिन वो फिर भी स्माइल करता है अपने बच्चों के लिए, वांगजी के लिए। ये चारों ना डिनर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लेंसी चैन और जियांग चेंग आ जाते हैं और जियांग चेंग कहता है, वी यिंग तुम 16 साल बाद आए हो और तुम्हें अपने भाई से ज़्यादा तुम्हें अपने हस्बैंड की चिंता है, तुम सारा टाइम अपने हस्बैंड के साथ बिताते हो, अपने भाई के साथ भी कुछ टाइम बिता लिया करो। ऐसे करके ताना मारता है जियांग चेंग। तब वीइंग हंसते हुए कहता है,
क्या जियांग चैंग, तुम भी ना, क्या कह रहे हो? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही टाइम स्पेंड करता हूँ। तुम अभी इवनिंग में चाय पी के गए तो थे मेरे साथ। तुम्हें याद नहीं है? तुम भूल गए? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी मेमोरी इतनी वीक हो गई है जियांग चैंग इन कुछ सालों में। तभी वो जियांग चैंग के साथ एक 14 साल की लड़की को देखता है, जिंगी को देखता है और कहता है कि ये कौन है जो तुम्हारे साथ हर समय चिपका रहता है, ये कौन है? तभी जियांग चैंग और लैंसी चैन को याद आता है कि उन दोनों ने ये तो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं कराया जिंगी को। तब जियांग चैंग कहता है कि ये मेरा बेटा है जिंगी, और ये तुम्हारे बेटों से 2 साल छोटा है। इतना कह के वो मुंह बना के वहाँ वीजिंग के पास बैठ जाता है। वीजिंग जिंगी को देख के कहता है कि तुम बिल्कुल अपनी मम्मा पे गए हो, लेकिन तुम्हारी आंखें वो ना बिल्कुल तुम्हारे फादर जैसी है, लैन सिचेन जैसी। सिचेन का आप ना थोड़ा सा इसको अकल दी है, नहीं दी है अपने जैसी, ऐसे कह के ना वो मजाक करता है वहाँ पे वीजिंग। तभी वांगजी कहता है अब बहुत हुआ, अपना डिनर कर लो। कितनी देर तक ऐसे बातें करोगे? खाने के टाइम बोलते नहीं है। सिजवी और आयुएन चुपचाप खाना खा रहे थे। जिंगी सिजवी के पास आके बैठ जाता है और लैन सिचेन वांगजी के पास जाके बैठ गए थे। इनका डिनर कंप्लीट होने के बाद जियांग चैंग, लैन सिचेन, जिंगी, आयुएन और सिजवी ये लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वीजिंग और वांगजी अभी भी अपने रूम में ही थे जिंगसी में। तभी कुछ सर्वेंट आते हैं और इनकी जो डिशेस थी उनको लेकर चले जाते हैं। जो भी डिशेस बची हुई थी उनको लेकर चले जाते हैं। इसके बाद वांगजी वीजिंग को बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली देखने लगता है। वीजिंग भी वांगजी को देख रहा था। तभी वांगजी कहता है कि मैं सावर लेकर आता हूँ, उसके बाद मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसा कह के वांगजी चला जाता है वहाँ से। वांगजी सावर लेते टाइम सोच रहा था कि क्या मैं वीजिंग को बता दूँ उसको उसकी गोल्डन को हार्म पहुँचा रही है, क्योंकि उसकी बॉडी में यिन लोहे का एक टुकड़ा है। मैं उसे बताऊं या ना बताऊं, इसी सोच में वांगजी डूबा हुआ था। उसको पता ही नहीं चलता है कि वो 2 घंटे से पानी में बैठा हुआ है। वो बताऊं या ना बताऊं, इस बात को सोच ही जा रहा था। तभी वीजिंग आता है और कहता है कि वांगजी तुम और कितनी देर सावर लेने वाले हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा अकेले कुछ भी। तभी वांगजी कहता है आई एम सॉरी वीजिंग, मैं बस अभी आता हूँ। वांगजी के सावल लेने के बाद वीजिंग गया था सावल लेने के लिए। हालांकि वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने कामों को अपने आप ना कर सके। वो अपने कामों को अपने आप कर रहा है। वो खुद से सावल ले सकता है, खुद खाना खा सकता है और थोड़ा बहुत टहल भी सकता है, लेकिन उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होती है और वो थक कर बैठ जाता है एक जगह। वीजिंग सावल लेकर आता है। उसको सावल लेकर आते हुए देखकर वांगजी का जो फेस था वो एकदम स्टिफ हो जाता है। वांगजी उसे देखकर, वीजिंग के बालों में से पानी गिर रहा था अभी भी। उसके बाल इतने ज़्यादा गीले थे। उसकी बॉडी पर बस एक सिंगल रोप था जो कि बहुत ही हल्के कपड़े का था। उसके अंदर ना उसकी वीजिंग की बॉडी पूरी पूरी शो हो रही थी उस कपड़े में से, उन क्लॉथ में से साफ साफ दिख रही थी। और जिसमें भी वीजिंग ने नीचे अंडर रोब्स नहीं पहने थे, उसने ना ऊपर से बस एक कोट सा डाल लिया हल्का सा, और उसने कुछ भी नहीं पहन रखा था। उसको ऐसे देख के वांगजी एकदम शॉक्ड हो गया था। ऑब्वियसली यार 16 साल बाद मिला है वीजिंग का भी तो मन हो रहा होगा ना वांगजी को प्यार करने का। इस वजह से वीजिंग ने ना ये आप जान के किया था। और वीजिंग ना जब वांगजी को ऐसे स्टिफ देखता है तो वो अपने माइंड में कहता है मेरा प्लान सक्सेस हो गया, और वो एक डेविल सी स्माइल देता है वांगजी को। वांगजी की साइड ही आने लगता है। वांगजी जब ये देखता है ना कि वीजिंग उसके साइड आ रहा है, उसकी तरफ आ रहा है, तब वांगजी तो एकदम उसकी को ना इतनी खुशी होती है कि उसके फेस पे ना एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। और वीजिंग सीधा आके उसको लिप्स पे किस कर लेता है, उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। और वो किस ना पहले तो सॉफ्ट था, लेकिन धीरे धीरे वो एकदम वाइल्ड किस में ना चेंज हो जाता है। इसके बाद जैसे ही वो वाइल्ड किस में चेंज होता है
और जब तक वियिंग को सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है तब तक वांग जी उसको किस करता है। और जब वांग जी को लगता है ना कि अब वियिंग सांस नहीं ले पा रहा है किसकी वजह से, अब वो और ज़्यादा किस नहीं कर सकता है, तब वांग जी उसके माउथ को छोड़ता है और उसके लिप्स को छोड़ता है वियिंग के, और फिर वो धीरे से वियिंग की नेक के पास आके वियिंग की नेक को सक करने लगता है। हेलो एवरीवन, आज का पार्ट मैं यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ। मुझे पता है मैंने बहुत गलत जगह पार्ट को कंप्लीट किया है, एंड किया है, लेकिन कल के पार्ट को देखने में मज़े आएंगे गाइस। आप लोगों को जैसा भी लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरी